नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। रहा जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती हैं, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। हॉन ओके प्लीज में बात होगी बच्चों की नाजायज जिद की। दिखाएंगे कैसे एक फूल बेचने वाली मां को ब्लैकमेल कर उसके बेटे ने महंगा आईफोन खरीदा, जिसके बाद वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया। सियासी ढाबा में दिखाएंगे कोलकाता में डॉक्टर के रेप एंड मर्डर पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए टीएमसी ने क्या सवाल दागा है। तो सोशल अड्डा में करेंगे बेंगलुरु के एक आईटी इंजीनियर की बात, जिसका अपनी पत्नी से तंग आकर घर छोड़ना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे हाथ से बने ऐसे कपड़े जो सेहत के लिए फायदेमंद है। शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है, क्योंकि हर चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। रक्षाबंधन पर स्कूली छात्राओं ने पीएम मोदी को राखी बांधी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्कूली छात्राओं से राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि छात्राओं ने पीएम मोदी के हाथ में जो राखी बांधी, उनमें से कई राखियों में पीएम मोदी का एक संदेश, एक पेड़ माँ के नाम लिखा हुआ है। साथ ही इसमें पीएम मोदी की एक पुरानी खास तस्वीर भी लगी है, जिसमें वो अपनी माँ के पैर धोते नजर आ रहे हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। आपने हम सबको एक विकसित भारत का सपना दिखाया स्वतंत्रता दिवस पे। हम कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं? स्वस्थ रहना चाहिए, फिर स्वच्छता रहनी चाहिए, तो समाज स्वस्थ रहता है। बहुत पढ़ना चाहिए और जो भी करें कुछ न कुछ किसी की भलाई के लिए करें। राखी का पावन त्योहार सरहद पर सेना के जवानों ने भी मनाया, चाहे अटारी वाघा बॉर्डर हो या एलओसी और एलएसी पर तैनात सेना के जवान हों। देश के इन वीर सपूतों ने ड्यूटी निभाते हुए रक्षाबंधन के पर्व को मनाया। ऐसे में स्थानीय महिलाओं और बच्चों ने जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी, तो जवानों ने भी रक्षा का वचन देते हुए उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिए। रक्षाबंधन पर देश के कई प्रमुख मंदिरों में भगवान को राखी बांधी गई। देश के प्राचीन मंदिरों में पहले विशेष पूजा हुई, फिर पुजारियों ने भगवान को राखी बांधी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के साथ बाबा का विशेष श्रृंगार हुआ और उन्हें हर साल की तरह इस साल भी राखी बांधी गई। साथ ही 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग भी बाबा को लगाया गया। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भी पूजा पाठ के बाद गणेश भगवान को इको फ्रेंडली राखी बांधी गई, ताकि लोग राखी के महत्व के साथ साथ पर्यावरण के महत्व को भी समझ सकें। वहीं वाराणसी में मां गंगा को फूलों से बना रक्षा सूत्र बांधा गया और इसी के साथ गंगा की साफ सफाई का संकल्प भी लिया गया। रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर जेलों में भी त्योहार की रौनक दिखी। तस्वीरें जोधपुर जेल की हैं, जहां बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, उन्हें मंगल टीका लगा रही हैं। कुछ ऐसा ही नजारा कानपुर की जेल में भी दिखा, जहां महिलाएं अपने कैदी भाइयों को राखी बांधने के लिए कतार में खड़ी नजर आईं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने अनूठे अंदाज में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। दरअसल ड्यूटी पर तैनात आरटीओ की महिला अधिकारियों ने सड़क पर हेलमेट लगाकर बाइक चलाने वाले युवकों की कलाई पर राखी बांधी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर माँ का प्यार या जिद की जीत से जुड़ी हुई है। आजकल आईफोन का भूत युवाओं के सर पर सवार है। आईफोन की खातिर एक बेटे ने फूल बेचकर गुजारा करने वाली अपनी मां को अपनी जिद के आगे झुका दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल इस लड़के ने आईफोन की खातिर 3 दिन की भूख हड़ताल कर दी, जिसके बाद मां का कलेजा पिघल गया और उसने लाखों का फोन अपने बेटे को दिला दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों की नाजायज जिद के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होने से पहले खुद को सतर्क करें और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। इसको पैसा आप दिए हैं या बाप? हम बाप दिए। इसको पैसा आप दिए? कहते हैं कि अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। इसी बात का जीता जागता उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है।
वैसे तो माँ बाप बच्चों की हर मांग को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये मांग जिद बन जाए और वो भी आईफोन लेने की जिद, तो हर माँ बाप एक बार सोचेंगे जरूर। आजकल की पीढ़ी नकल करने में ही अपना समय गंवा रही है। ऊपर से आज के समय में देश के युवाओं में आईफोन का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि अगर दूसरों के पास आईफोन है तो वो उन्हें भी चाहिए। बताया जा रहा है कि एक माँ अपने बच्चे की जिद के आगे हार गई। बेटे की खुशी के लिए पैसे उधार लेकर आईफोन खरीदने की डिमांड पूरी कर दी। आईफोन खरीदने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़के के हाथ नोटों से भरे हैं। वहीं उसकी मां के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आ रही है, जबकि बेटे के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। खाना नहीं खा रहे हैं नहीं तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? एकदम खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिया। वीडियो में लड़का अपनी मां के साथ आईफोन स्टोर पर आया है। लड़के ने हाथ में 500, 100 और 200 के नोटों की गड्डियां पकड़ रखी है। भैया ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। लड़के की मां कहती है कि वो मंदिर के बाहर फूल बेचती है और उसका बेटा 3 दिन से आईफोन की जिद पर अड़ा हुआ है। 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं। हाँ बाबू दिए, इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। खबर के मुताबिक पेशे से फूल बेचने वाली एक महिला का बेटा कई दिनों से एप्पल आईफोन खरीदने की जिद कर रहा था। इसके लिए उसने लगातार 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया और भूख हड़ताल पर चला गया। ऐसा देख मां का दिल पसीज गया और आखिरकार दुखी मन से उसने लड़के को आईफोन दिला दिया। इसको पैसा आप दिए हैं या आप? हाँ बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए? इस घटना से जुड़ा वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मां के चेहरे को देखने से साफ पता चल रहा है कि वो अपने बच्चे की जिद के आगे बेबस थी। वो फोन खरीदवाने के बाद बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही है। दुकानदार ने औरत से बच्चे की जिद को लेकर सवाल किया। इस पर महिला ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। इसको पैसा आप दिए हैं या आप? हाँ बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? एकदम खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिया। इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? इसके बाद लड़के ने आईफोन खरीदा और अनबॉक्सिंग किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब लड़का अनबॉक्सिंग कर रहा है तो वो बेहद खुश दिखाई दे रहा है। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई, अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, शील्ड खोलो। चाहोगे इसके साथ? गिफ्ट लोगे? लाओ भाई को गिफ्ट दो यार। लो भाई गिफ्ट लो। हैप्पी वहाँ देख के बोलो खुश हो। लड़के का वीडियो जब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा तो वे उस पर भड़क गए और लड़के को खरी खोटी सुनाने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं, जिसमें कई लोगों ने उस लड़के की आलोचना की कि वो अपनी मां के संघर्ष और कड़ी मेहनत को नहीं समझता। वीडियो में दिखाए गए आईफोन पर काफी लोगों ने प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा, आप उस आईफोन का क्या करेंगी? अगर आपने उस पैसे का इस्तेमाल किसी अच्छे काम में किया होता तो आपकी और आपकी मां की जिंदगी बेहतर होती। एक यूजर ने कहा कि इस लड़के को शर्म आनी चाहिए। दुख है इसकी मां को इतना बेशर्म बेटा मिला। ऐसा क्या है आईफोन में? पहले पैसे कमाओ फिर लो। शायद ऐसे लड़कों को बेल्ट वाली ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक अन्य यूजर ने कहा, सॉरी आंटी, अगर ये बेरोजगार लड़का एक दिन स्पोर्ट्स बाइक मांगेगा तो क्या आप अपनी जमीन बेचकर उसे खरीद कर दे देंगी? फिर वो बाइक से स्टंट करेगा और खुद को नुकसान पहुंचाएगा, फिर तुम उसका इलाज करवाओगे? वहीं एक और यूजर ने लिखा, बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार भी बर्बाद कर देता है। माता पिता को पता होना चाहिए आखिर लाइन कहाँ खींचनी है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने सख्त लहजे में लिखा, ऐसे बच्चों की अच्छे से सुताई होनी चाहिए। ये दुकानदार भी इस वीडियो को बनाकर ऐसे बच्चों को और बढ़ावा दे रहा है। आप उस आईफोन का क्या करेंगे? अगर आपने उस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाया होता तो आपकी और आपकी माँ की जिंदगी बेहतर होती। वो एक माँ है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है।
रील्स के चक्कर में आज के युवा रास्ता भटकते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से आईफोन खरीदने की जिद करते हैं, जिससे वो रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस हो सकें। बच्चों की हर डिमांड को पूरा करना, हर जिद को पूरा करना आपके लिए एज अ पेरेंट लास्ट में काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये बच्चों की वो प्रॉपर वे में इमोशनल डेवलप नहीं होने देता और बच्चों को उस ना समझने में या एक जो डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होती है उसको प्रोसेस करने की समझ या ग्रोथ नहीं हो पाती, और ये आगे चल के अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बच्चों को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है किसी भी चीज की, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट उसकी बात सुने, उसके पास बैठें, उससे बात करें, अलग अलग टाइम पर उस चीज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करें, ताकि आप बच्चे की फीलिंग भी समझें, जो कि उस वक्त वैलिड है कि हाँ, अगर हमारे आसपास में कुछ लोगों के पास ऐसी चीजें हैं जिससे हमें लग रहा है कि कूल बनने के लिए हमें भी चाहिए या एक स्टेटस सोशली प्राप्त करने के लिए हमें भी चाहिए, तो ये बड़े भी एक्सपीरियंस करते हैं। और ऐसे में अगर बच्चे ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बच्चों की फीलिंग को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। वायरल हो रहे इस वीडियो को अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोग देख भी चुके हैं। बता दें कि बच्चों में मोबाइल की दीवानगी को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं। इंदौर में एक बेटे ने अपने माँ बाप के खिलाफ इसलिए FIR लिखवा दी थी क्योंकि वे उसे फोन का इस्तेमाल नहीं करने देते थे। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि एक फूल बेचने वाली माँ ने अपने बेटे के लिए आईफोन के पैसे कैसे जुटाए होंगे। वीडियो में दिख रहा है कि बेटा पैसे की गड्डियां अपने हाथ में लेकर आया है, तो जाहिर है कि ये पैसे मां की जमा पूंजी कि आप बच्चे से जब डिटेल में समझ रहे हैं कि उनको वो चीज क्यों चाहिए, तो उस चीज पे एक डिस्कशन करें, उनको समझाएं कि मतलब उनके आसपास में ऐसे लोग रहेंगे जिनकी नीड्स बहुत अलग रहेंगी, फैमिलीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और ऐसे में अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई चीज मिल रही है, नहीं मिल रही है। और बच्चों को ये भी सिखाएं कि कई बार हमें जो कुछ इम्पल्सिवली एकदम इमीडिएटली कोई चीज खरीदने का मन करता है, इच्छा करती है, वो एक्सपीरियंस करना भी नॉर्मल है। और ऐसे में जरूरी नहीं है कि हम अपनी हर एक इम्पल्स को, हर एक नीड को पूरा करना है। और कई बार इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन होता है, वो ये होता है कि आप बच्चे को एक विश लिस्ट बनाने के लिए एनकरेज करें। आप खुद भी उस चीज को, बिहेवियर को एनकरेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप बच्चे को दिखा सकते हैं कि हाँ, हमें ये चीज पसंद आई, ये चीज खरीदने का मन कर रहा है, बट हम उसको कॉन्टेम्पलेट करेंगे, थोड़ा सा एक विश लिस्ट में डाल देंगे कि हाँ, मुझे ये चीज मन किया, खरीदनी है, बट मैं इमीडिएटली उस चीज पे रिएक्ट ना करके थोड़ा सा टाइम लगाऊं, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि क्या वाकई में वो चीज जरूरी है या इन दैट मोमेंट मुझे लगा कि वो चीज मुझे चाहिए। तो वहीं इस वीडियो को देखकर कुछ लोग इमोशनल भी हो रहे हैं। वे अपने बचपन को याद कर रहे हैं जब वे माँ से किसी भी चीज की जिद पकड़ लेते थे, लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें माँ की कुर्बानियों और प्यार का एहसास होता है। इसको पैसा आप दिए हैं या बाबू? हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए? ऐसे में जरूरी है कि बच्चों की नाजायज जिद के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। फूलपति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र जारी किया। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई को आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत मिल गई है। सीबीआई ने एक याचिका दायर करके कोर्ट से इसकी इजाजत मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्वीकृति दे दी। इससे पहले सीबीआई आरोपी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट करा चुकी है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट से पता चल सकेगा कि आरोपी कितना सच या झूठ बोल रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ये घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 200 यूनिट फ्री बिजली और युवाओं को सरकारी नौकरी समेत कई वादे किए गए हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए उनकी पार्टी ने जनता से सुझाव भी मांगे थे, जिन्हें इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि ये 5 साल का रोड मैप है। राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कैब बुक करके उसमें सफर करते नजर आ रहे हैं और सफर के दौरान कैब ड्राइवर से बातचीत भी की।
इसी वीडियो में वो ड्राइवर के परिवार वालों के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते भी दिखे। साथ ही राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्यों में कांग्रेस की सरकारें ठोस नीतियां बनाएंगी। 29 जून से जारी अमरनाथ यात्रा का समापन हो गया। इस खास मौके पर पवित्र अमरनाथ गुफा में छड़ी मुबारक की विशेष पूजा की गई। आपको बता दें कि इस साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। दुनिया के कई हिस्सों में साल का पहला सुपरमून दिखा। सबसे पहले सिडनी में इसकी झलक देखने को मिली, जहां लोग कैमरे में इसकी तस्वीर कैद करते नजर आए। खबरों के एक्सप्रेसवे में आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब भी इस केस को लेकर कई सवाल उलझे हुए हैं। जहां तक सीबीआई जांच की बात है तो कल उसे इस केस की जिम्मेदारी मिले 1 हफ्ता हो जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई करेगा और इन सबके बीच सीबीआई पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले का पर्दाफाश करे। वहीं इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के 10 दिन बीत चुके हैं। 4 दिनों तक कोलकाता पुलिस जांच करती रही। बीते मंगलवार को सीबीआई ने जांच संभाली, कई लोगों से पूछताछ की, कई बार आरजी कर अस्पताल का दौरा किया। पीड़िता के माँ बाप से आज एक बार फिर मिली। वो सॉल्ट लेक में पुलिस के उस कैंप में भी गई जहां मुख्य आरोपी संजय रॉय अपराध को अंजाम देने के बाद सो रहा था। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि पहले ही दिन इससे पूछताछ के लिए 100 सवालों की लिस्ट बनाई गई थी, मगर उसके बाद 2 दिन और पूछताछ की गई और आज चौथे दिन की जा रही पूछताछ में आखिर सीबीआई और क्या जानना चाहती है। सीबीआई ने फिलहाल अपनी जांच पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच टीएमसी के सांसद कुणाल घोष अचानक सीबीआई के अधिकारियों से मिलने पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि कुछ जूनियर डॉक्टर उनके जरिए अपनी जानकारी सीबीआई तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि वो इस मामले में इंसाफ चाहती है। जो डॉक्टर्स हमसे कम्युनिकेट किया है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ नोट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस वो सीबीआई का देना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई एक्सेस नहीं है। हमसे रिक्वेस्ट किया गया है अगर आप जाते हैं तो वो आप उनको एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट कीजिए। अगर उसको ये कोई काम का चीज होगा तो वो डॉक्टर लोग कोऑपरेट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। आई डोंट नो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है और अभी तो ममता बनर्जी अभी खुद का सरकार के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर आ गया है। तो चाहते क्या है, ये विचार को रोकने का कोशिश कर रहा है, एविडेंस को मतलब दबाने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द विचार हो जाए, इसमें कोई राजनीतिक रंग ना देखे। ममता बनर्जी इसमें राजनीतिकरण करने का कोशिश कर रहा है। वी वांट जस्टिस। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद से देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की अपील की है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को टीएमसी राजनीति बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टरों को प्रदर्शन करने का हक नहीं छीना जा सकता। डॉक्टर्स की अभी मांग क्या है? अभी तो उनकी मुख्य मांगे है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अपने परिवार को, अपने आसनसोल में, अपने बंगाल में, उनकी मुख्य मांगे क्या है कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। सही है, सुरक्षा होनी चाहिए, तो हम भी कह रहे हैं, हम साथ हैं उनके। लेकिन अब मामला आपने सुना मैंने क्या कहा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप केंद्र से मांग रहे हैं। तो केंद्र से मांग रहे हैं तो उसमें ममता जी का या ममता जी की सरकार का, हमारी तृणमूल कांग्रेस का क्या कसूर है? डॉक्टर्स की सुरक्षा हम नहीं दे पाए, वो भी उन डॉक्टर्स की जो सरकारी अस्पतालों में हैं और बिना सुविधाओं के वो काम कर रहे हैं, उसमें अगर सुरक्षा भी हम उनको नहीं दे पा रहे तो हम उनके प्रोटेस्ट करने के हक को तो नहीं छीन सकते।
कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा था कि पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अब टीएमसी कांग्रेस पर कर्नाटक के मुद्दे को लेकर हमला बोल रही है। कथित भूमि आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक्स पर लिखा, तो राहुल गांधी जी, क्या आप अपने सीएम से इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। बीजेपी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले में ममता सरकार कुछ लोगों को बचा रही है, जबकि टीएमसी ने दोषियों को फांसी की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक चिंता करी है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और जिस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भेजकर जो क्राइम सीन था उसको खराब किया गया, दिखता है कि किस प्रकार वहां की सरकार कुछ इस प्रकार के लोगों को बचाना चाहती है जिनमें उस सरकार की रुचि है और जो सरकार के संरक्षण में रहते हैं। हमारा मांग एक ही है, सीबीआई जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करे, आज के अंदर में चार्जशीट जमा हो और जो दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके फांसी हो। ये लड़ाई अब सिर्फ डॉक्टरों की नहीं रही, ये लड़ाई देश की सभी बेटियों के लिए है जिन्हें सिस्टम और सरकार की तरफ से सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन क्या बेटियों को ये सुरक्षा की गारंटी मिल पाएगी जिससे वो भयमुक्त रह सकें? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर लें। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 12 अंक फिसलकर 80,425 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 31 अंक ऊपर चढ़ा, ये 24,573 पर पहुंच गया। आईटी, टेक और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की और बैंकों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की। ये बैठक ऐसे समय हुई जब इससे एक हफ्ते पहले वित्त मंत्री बैंकों को पैसे जमा करने और लोन देने के अपने मुख्य काम पर फोकस करने के लिए कह चुकी हैं। मारुति सुजुकी ने मारुति बलेनो के सीएनजी वेरिएंट को टैक्स फ्री कर दिया है। इस कार को कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी सीएसडी से बिना किसी अतिरिक्त टैक्स दिए खरीदा जा सकता है। इस कैंटीन स्टोर पर कारें देश सेवा करने वाले जवानों के लिए बेची जाती हैं। देश की सेवा में लगे जवान अगर इस स्टोर से कार खरीदते हैं तो उन्हें कार पर लगने वाला जीएसटी काफी कम देना पड़ता है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। जब हम सेहत से जुड़ी हुई कोई बात करते हैं तो अमूमन हमें खाने पीने की चीजों का ही ख्याल आता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि कुछ खास कपड़े पहनने से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं तो आप भी थोड़ा हैरान जरूर हो जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जबलपुर की एक संस्था ऐसे कपड़े बना रही है जो त्वचा से संबंधित कई तरह के रोगों को दूर करती है। इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम हथकरघा यानी हाथ से बने कपड़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन कहानी केवल यहीं तक नहीं है। इन तस्वीरों के पीछे का एक सच आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ खादी वस्त्र औषधि पदार्थों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं, जिसे पहनने के बाद कई तरह की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की प्रेरणा से जबलपुर में प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ के चल चरखा महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र की बहनें इन विशेष कपड़ों को तैयार करती हैं, जिनकी मांग अब पूरे देश में की जा रही है। जो पावर लूम के कपड़े हैं और ये हथकरघा यानी नाजुक भावों से और नाजुक धागों से बनाए जाते हैं, और वस्त्र जब निर्माण होता है तो बनाने वाले की भाव भी उसके साथ मिलते हैं। जैसे कि होटल की रोटी और माँ के हाथ की रोटी में जो फर्क होता है ना, यही आप ये समझ लीजिए कि पावर लूम के और हथकरघा के वस्त्र में बनाने वाले को निरंतर ये हम ट्रेन किया गया है
क्या आप ये सोचो कि जो ये वस्त्र पहनेगा, ये वस्त्र पहनने वाले का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, और सबका जब सोचते हैं तो खुद का मंगल तो हो ही जाता है। प्रतिभा स्थली में खादी के सामान्य कपड़ों को औषधि के रंगों में रंगा जाता है, जैसे हल्दी, मेहंदी, अनार, टेसू के फूल और नीम फलों और पुष्पों से प्राकृतिक रूप से तैयार ये रंग इतने पक्के होते हैं कि जल्दी खराब नहीं होते। प्राकृतिक रंगों से रंगे होने की वजह से ये कपड़े पसीने और प्रदूषण से होने वाले त्वचा रोगों से भी बचाव करते हैं। नीम के पत्तों के रंग बनाते हैं, तो नीम के रंग से जब उस वस्त्र को रंगा जाता है तो इसमें नीम के सारे औषधीय गुण उस वस्त्र में भी आ जाता है, और वो हमारे शरीर पर रहता है, तो वो नीम के जो गुण है वो अपने आप इस त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। वैसे ही गर्मी के दिनों में मेहंदी युक्त कपड़े पहने जाते हैं, मेहंदी के रंग से रंगे हुआ कपड़ा, तो वो शरीर को ठंडक देता है, बाहर की गर्मी से बचाता है। हल्दी के रंग से वस्त्र रंगा हुआ होता है, तो वो वस्त्र जो होता है ये एंटीसेप्टिक होता है, आपको कितने सारे इन्फेक्शन और रोगों से वो बचाता है। प्रतिभा स्थली के सदस्यों का कहना है कि देश को केवल आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, बल्कि लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित भी करना है। प्रतिभा स्थली में हथकरघा के जरिए कपड़ों को तैयार किया जाता है। इस कारखाने ने सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी दिया है। विकास ऐसा होना चाहिए जो सबको स्वास्थ्य दे, आरोग्य दे, प्रकृति को भी बचाए। तो जब ये सब देखने की कोशिश की गई और शास्त्रों में भी पढ़ा और प्राचीन कलाओं का जब हमने अध्ययन किया, तब उससे हमें पता चला कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी कलाएं थी और वो कलाएं आज लुप्त हो रही है। और वहीं पारंपरिक रूप से कपड़ों को रंगने की, प्राकृतिक रंगों से कपड़ों को रंगने की विधाएं थी, जैसे कि नील के रंग बनाए जाते थे और बहुत सारी पत्तियों से रंग निकाला जाता था, और ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियाँ भी हैं जो बहुत सुंदर रंग प्रदान करती है। तो वही सब कार्य को जब शास्त्रोक्त विधियों में वर्णन भी देखा तो वो सब मिलता है, और उसी से इन कपड़ों को रंगा जाता है, जो स्वास्थ्यवर्धक भी है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली बच्चियों को भी 8वीं क्लास से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। 12वीं क्लास आते आते छात्राएं साड़ी बनाना तक सीख जाती हैं। छात्राओं का कहना है कि अगर शिक्षा के साथ साथ श्रम करने की भी शिक्षा मिले तो आत्मनिर्भर बनना बहुत आसान हो जाता है। ये प्रशिक्षण उनके जीवन में निश्चित तौर पर काम आएगा। हम लोगों को कक्षा 8वीं से 12वीं तक हम लोगों को हर दिन 2 कालांश हथकरघा के होते हैं, जिसके तहत भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके। क्योंकि आज हर जगह लौकिक ज्ञान मिल रहा है, लेकिन ये ज्ञान अब लुप्त होता जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को हर दिन ये नई चीज से जोड़ा जाता है, जो भारत में हम लोग एक बीज जैसे हैं, जो भारत में बट वृक्ष के रूप में फैलेंगे और ये भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत करेंगे। धीरज शाह, जबलपुर, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख कर लेते हैं, जहां पर आज की बात होगी पति पत्नी के रिश्तों की। हमारे देश में कहा जाता है कि शादी का बंधन 7 जन्मों का होता है, लेकिन आज की जिंदगी में रिश्ते 7 जन्म क्या, 1 जन्म में कई बार टूट जाते हैं, बिखर भी जाते हैं। बेंगलुरु में एक युवा दंपति का अनोखा मामला सामने आया है। बेंगलुरु में 37 साल का विपिन गुप्ता नाम का IT इंजीनियर 4 अगस्त को अचानक अपने घर से लापता हो गया। इसके बाद 6 अगस्त को उसकी पत्नी शिपर्णा दत्ता ने उसे खोजने के लिए बेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज की। अपने पति के किडनैप होने की आशंका जताई, लेकिन जांच से नाखुश शिपर्णा ने बेंगलुरु पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर #मिसिंग विपिन गुप्ता नाम से एक कैंपेन चलाया, जो वायरल हो गया। हालांकि 10 दिन बाद बेंगलुरु पुलिस ने इंजीनियर विपिन गुप्ता को दिल्ली के पास नोएडा में ढूंढ निकाला। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक विपिन पहचान छिपाकर घूम रहा था, लेकिन जब उसने नोएडा में नए सिम कार्ड को अपने पुराने मोबाइल फोन पर लगाया तो पुलिस को उसका पता मिल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस ने जब नोएडा में एक मॉल के बाहर विपिन को पकड़ा तो वो फिल्म देखकर बाहर आ रहा था। इस दौरान विपिन ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान है और इसीलिए
वो घर छोड़कर भाग गया है। विपिन ने पुलिस वालों से कहा कि वो जेल में सड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी पत्नी के पास नहीं रहेगा। विपिन ने अपनी पत्नी के साथ न रहने की बड़ी वजह बताते हुए कहा कि वो उसे बहुत यातनाएं देती है और उसकी आजादी पर पाबंदी लगाती है। विपिन ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी चाहती है कि वो हमेशा उसके हिसाब से चले, बाहर अकेले एक कप चाय तक पीने नहीं जा सकता वो। विपिन के मुताबिक करीब 3 साल पहले वो तलाकशुदा शिवपर्णा से मिला था, जो अपनी 12 साल की बेटी के साथ थी। विपिन ने शिवपर्णा से शादी की, जिसके बाद उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। उधर शिवपर्णा ने अपने पति के आरोपों को बेबुनियाद बताया और उसकी छवि को खराब करने की कोशिश करार दिया है। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं शिवपर्णा को जहां सोशल मीडिया पर लोगों की हमदर्दी मिल रही है, वहीं अब विपिन की बातें सामने आने के बाद लोग उसे ही अपने रिश्ते में कड़वाहट लाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पति पत्नी के बीच कलह से जुड़े इस मामले पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय लेनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस को सही से जांच करना चाहिए और पुरुषों को न्याय होना चाहिए, कानून जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं किसी कानून का मिसयूज न कर, जैसे दहेज के मिसयूज हो रही बहुत ज्यादा। जैसा सर देखो, महिलाओं के प्रति तो कानून बढ़े सकता है और महिलाओं को भी हर टाइम बोलते हैं, लेकिन इफ यू सी द अडल्ट, अगर आपको बोले कि अडल्ट का है तो जैसा महिलाओं का अधिकार है वैसा पति को भी अधिकार रहना चाहिए, उसको भी अपना अधिकार रहना चाहिए। भाई वो उसके साथ रहना है या नहीं रहना है, अगर उसको पसंद नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ दिक्कत है, वो अपना लाइफ चूज कर सकता है। तो ये वहाँ से इसको उठा के वहाँ लेके जाना, तो ये तो गड़बड़ी वाला ही काम है। उसकी बात सुनना चाहिए, क्या कारण है, वो क्यों नहीं रहना चाहता है। उसको ऐसा ही उठा के वहाँ भेजना तो गलत लग रहा है, मुझे तो लग रहा है गलत है ये। मैं इस बात को आपके समक्ष इस न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और भारत के हर एक जनप्रतिनिधि को इस पर सचेत होना चाहिए और मुख्य पहलू पर विचार कर हर घटना की जड़ को पहचान कर फिर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ऐसे पुरुषों का जो शोषण हो रहा है और कानून का गलत उपयोग हो रहा है, इससे कभी देश में विकास नहीं हो सकता और पुरुष वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। और अब बात करते हैं सेना के शौर्य की। भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स के जवान इन दिनों पड़ोसी देश श्रीलंका में ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति, जिसका ये 10वां एडिशन है। और इस अभ्यास के जरिए दोनों देशों के जवान आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज हर साल होती है, जो कि भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित की जाती है। घने जंगल में झाड़ियों की आड़ में घात लगाकर बैठे सेना के जवान। ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन या फिर रण क्षेत्र की नहीं है, बल्कि सेना के पराक्रम को बयां करने वाली ये तस्वीरें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं, जो कि पड़ोसी देश श्रीलंका से आई है, जहां इन दिनों भारत और श्रीलंका की सेना मित्र शक्ति के नाम से सैन्य अभ्यास कर रही है। दोनों देशों के बीच ये आर्मी एक्सरसाइज हर साल बारी बारी से आयोजित होती है। इसीलिए ये अभ्यास पिछले साल पुणे में हुआ था और इस बार ये श्रीलंका में हो रहा है। इस वक्त देश और दुनिया में युद्ध के बदलते हालात के बीच श्रीलंका और भारतीय सेना कैसे आतंकवाद की चुनौती से मिलकर लड़ सकती है, चाहे शहरी क्षेत्रों में हो या किसी पहाड़ी इलाके में। ऐसे में नए हथियार, नई तकनीक के साथ मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। श्रीलंका सेना लंबे समय तक लिट्टे जैसे खतरनाक आतंकी संगठन के खिलाफ लड़ती रही है। इसी तरह से भारतीय सेना की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक भारतीय सेना उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। ऐसे में दोनों के जो आंतरिक मोर्चे पर और सरहद के मोर्चे पर जो चुनौतियां हैं, उसको इस युद्ध शक्ति के दौरान दोनों साझा कर रहे हैं। मित्र शक्ति एक्सरसाइज का ये 10वां एडिशन है, जिसमें भारतीय सेना की अगुवाई राजपूताना राइफल्स के ये 106 जवान कर रहे हैं, जबकि श्रीलंकाई सेना की गजबा रेजिमेंट अभ्यास में हिस्सा ले रही है। दोनों ही सेना के जवान इस अभ्यास में हाईटेक हथियारों और अपनी घातक डॉग स्क्वाड टीम के साथ शामिल हुए, जो मुश्किल हालात और कठिन चुनौतियों के बीच अपने रण कौशल का प्रदर्शन बेहद पेशेवर अंदाज में कर रहे हैं।
एक्शन से भरपूर ये तस्वीर इसी की गवाही दे रही है। इस अभ्यास के जरिए न सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी अपनी तैयारियों को परखा जा रहा है, बल्कि दोनों देशों के जवान अपने अनुभवों को साझा करने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। मॉडर्न अगर हम लोग जियोपॉलिटिक्स को देखें तो उसमें कोई भी नेशन जो है अकेले युद्ध में नहीं जाता है या अकेले अपने ऑपरेशंस में, कभी कभी दूसरे देशों को भी उसको जरूरत पड़ जाता है। श्रीलंका हम लोग का एक नजदीकी नेबर है, इंडियन ओशन रीजन में हम लोग का एक स्ट्रेटेजिक उसका हम लोग का एक फ्रेंडशिप भी है उसके साथ। तो हम लोग के जब आर्मीज आपस में हम लोग जब ज्वाइंट एक्सरसाइज ही करते हैं तो उसमें हम लोग के इंटर ऑपरेटिबिलिटी हम लोग का काफी, उसमें हम लोग ज्वाइंट ऑपरेशंस के लिए तैयारी हो जाती है, एक दूसरे के हम लोग टैक्टिक्स समझते हैं। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में कई चरण हैं, जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन से लेकर स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन तक, घेराव और तलाशी अभियान से लेकर ड्रोन और काउंटर ड्रोन ऑपरेशन किए जाएंगे, ताकि दोनों देशों के जवान हर कसौटी पर अपनी तैयारियों को परख सके। जो यूएन मैंडेट के तहत हम लोग जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हम लोग वेरियस जैसे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस हो गए, कोई टेररिस्ट का जब एक्टिविटी होता है तो उसको हम लोग कैसे कंटेन करना है, किस तरह से जॉइंट कम्युनिकेशन और कमांड पोस्ट हम लोग को वहां पे इख्तियार करना है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस हम लोग किस तरीके से करेंगे, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो हम लोग अगर ड्रोन के ऑपरेशंस हो गए, काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस हो गए, तो इन सब चीज का वहां पे जॉइंट हम लोग का इंटर ऑपरेटिबिलिटी के हिसाब से हम लोग का पूरा वहां पे ट्रेनिंग चल रहा है। और इसके वजह से जो भारत और श्रीलंका के बीच में हम लोग का डिफेंस कोऑपरेशन तो बढ़ ही रहा है, और राष्ट्र के लेवल पे भी हम लोग के जो रिश्ते हैं, वो कल्चरल एक्सचेंज है, वो भी भारत और श्रीलंका के लिए बहुत अहम हो जाते हैं।